हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज से हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। तो आज हम मेडिएवल हिस्ट्री का ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर होगा। तो दिल्ली सल्तनत में जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें कुछ 5 डायनेस्टी के बारे में हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। तो आज से हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर हम लोग दिल्ली सल्तनत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस के साथ साथ हम उस टॉपिक को भी कवर अप करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो और उस क्वेश्चन में जो टॉपिक होता है, कॉन्सेप्ट हो, वो भी क्लियर होगा। तो उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और अभी तक इस सीरीज में आप सब नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आपको ये जो जितने भी मैं यहाँ पे आपको सबको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर आप नेट और जेआरएफ लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस उस एग्ज़ाम लेवल तक की यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। ये वीडियो यूपीएससी लेवल तक के लिए भी है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना और इस सीरीज़ में जुड़ जाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा लाइक शेयर कर सकते हैं आप लोग, उतनी ज़्यादा लाइक शेयर इस वीडियो को ज़रूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड तक बने रहना और एक एक करके हम सारी चीज़ों को बहुत आराम से समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आप सबको यहाँ आंसर दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरा पूरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को भी समझा सकूं। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, बर्नी की उस पुस्तक का नाम बताना है आपको जो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है, जहाँ से मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक दिसंबर समाप्त की थी। तो क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। एक बार और क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, नेम द बुक ऑफ बर्नी विच इज अ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वेयर मिन्हाज सिराज एंडेड हिज बुक दिसंबर। तो आप लोगों को यहाँ पे उस बुक का नाम बताना है, बर्नी की, जिस समय मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त की थी। तो आपके ऑप्शन दे रखे थे, ताजुल मा आसरी, तबकत ए महमूद शाही, तारिक ए फिरोज शाही या फतिहा इब्राही। तो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी राइट आंसर है, तारिक ए फिरोज शाही। तो तारिक ए फिरोज शाही वो बुक है जिस समय बर्नी की वो बुक है जिस ये इन्होंने लिखी थी। किसने? तो आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको सिंपल ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारिक ए फिरोज शाही जो बुक है वो किसने लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बर्नी ने। ठीक है, तो ये उस टाइम पे लिखी गई जिस टाइम पर ये मिन्हाज सिराज ने अपनी पुस्तक को समाप्त की थी। तो यहाँ से आपके ये 2 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आइए अब इसको डिटेल में समझते हैं, ताकि आपके एग्जाम में इससे अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको ईजिली से कर पाएं। तो स्टूडेंट, आपको बहुत ध्यान से समझना है। जितनी भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताऊं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, क्योंकि आगे जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो इसी पे बेस्ड होंगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर मुझे दे पाएंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तारिक फिरोज शाही जो है वो मिन्हाज सिराज द्वारा पहले के काम तबकात नासिरी के निरंतरता है। इट मीन्स जो बर्नी ने ये जो बुक लिखी है तारिक फिरोज शाही, ये जो मिन्हाज सिराज की बुक देख रहे हो आप, तबाकत नासिरी, उसी का ये कॉन्टिन्यूएशन है, उसी को इसको कंटिन्यू किया गया है। तो ये बात आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि तबाकत नासिरी जो है ये बुक किसने लिखी थी? मिन्हाज सिराज, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे कि सम सिराज अफीफ के अनुसार, किसके अनुसार? सम सिराज अफीफ के अनुसार अगर आप देखोगे तो बर्नी ने मूल रूप से फिरोज शाह के 101 चैप्टर, ठीक है, कितने? 101 चैप्टर उन्होंने लिखे। ठीक है, किसने? फिरोज शाह ने। याद रखना, बहुत ध्यान से समझना। शाम सिराज अफीफ कह रहे हैं कि बर्नी ने फिरोज शाह पे 101 चैप्टर इन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें से सिर्फ 11 चैप्टर्स, जिसमें से सिर्फ 11 अध्याय को ही पूरा कर पाए हैं वो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट्स देखेंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि 101 में से सिर्फ बर्नी ने कितने? 11 चैप्टर ही कंप्लीट कर पाए,
क्योंकि उनकी लाइफ ने उनका साथ नहीं दिया। इट मीन्स उनकी डेथ हो चुकी थी। बर्नी अपना वादा पूरा करने में क्या रहे थे, असफल रहे थे, अनेबल रहे थे, वो अपना वादा नहीं पूरा कर पाए बिकॉज वो बहुत ही कम समय में ही मर गए थे। इट मीन्स जो तारीख फिरोज शाही के पूरा होने के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो तारीख फिरोज शाही लिख रहे थे उसको समाप्त करने के बाद बर्नी की मृत्यु हो जाती है, जिसमें 6 राजाओं के खाते भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस पूरे हमने यहाँ पे देखा कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी, बर्नी ने लिखी थी। और तारीख फिरोज शाही जो है वो तबाकत नासिरी का ही कॉन्टिन्यूशन है जो कि मिन्हाज सिराज ने लिखी थी। फिर शाम सिराज अफीफ कह रहे हैं कि बर्नी ने क्या किया था, फिरोज शाह पर 101 अध्याय लिखने की यहाँ पे इन्होंने योजना बनाई थी, लेकिन उसमें से सिर्फ वो 11 ही अध्याय को पूरा कर पाए थे, 11 ही चैप्टर को पूरा कर पाए थे। बाकी के वो लोग क्या उन्होंने क्या करा, उसको स्थगित कर दिया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था, क्योंकि जो बाकी के चैप्टर जो वो नहीं लिख पाए थे उसमें उनकी लाइफ ने उनको परमिशन नहीं दी। इट मीन्स वो जैसे ही तारीख फिरोज शाही ने जो वो बुक लिख रहे थे उस समय वो समाप्त होने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से वो बाकी के चैप्टर्स नहीं लिख पाते हैं। और विच कंप्राइजेज ऑफ द अकाउंट ऑफ 6 किंग, और हमें इस बुक के अंदर 6 राजाओं के खातों के बारे में देखने को मिलता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या क्वेश्चंस यहाँ पे आपको और देखने को मिलता है। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे भी गए हैं। तो आपको मैं इससे पहले आगे बढ़ने से बता दूं स्टूडेंट, ये आपका टेलीग्राम चैनल है इस, ठीक है, अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप दोनों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना। ये वाला जो टेलीग्राम जिसका मैंने बहुत स्टूडेंट को लिंक ओपन नहीं होता है, तो आप लोग ये टाइप कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है तो मैं चैनल की नोटिफिकेशन जो भी वीडियोस अपलोड होती है उसका लिंक वहाँ शेयर करती हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वहाँ करते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फैक्ट्स होते हैं वो सब कुछ हम वहाँ शेयर करते हैं। तो उसके लिए आपको दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे चैनल का नाम जो हिस्ट्री जो आपका टेलीग्राम चैनल देखोगे तो हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि आप लोग डालेंगे, नहीं तो हिस्ट्री एडू पॉइंट, ये 2 आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ पर भी एक आंसर है लेकिन मैं उसको हाइड करके आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी मैंने आपको कराया व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ मिन्हाज सिराज बुक। आपको बताना है मिन्हाज सिराज की पुस्तक का शीर्षक क्या था, ताजुल मासिर, फतवे जहांगीरी, तबाकत नासिरी या तारीख महमूद शाही। तो अभी मैंने आपको कराया स्टूडेंट, मैं आपको ऊपर दिखाना चाहूँगी कि मिन्हाज सिराज की जो बुक हमें आपको देखने को मिलती है वो कौन सी बुक थी, तबाकत नासिरी। ठीक है, अभी मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई, अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए, आप पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि तबाकत नासिरी जो है वो मिन्हाज सिराज की पुस्तक का क्या था, शीर्षक था। आप ये बुक यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, बहुत कुछ आज की वीडियो से आप लोग सीखने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की तरफ यहाँ पर मैं इतना ही रखूंगी क्योंकि इसमें भी आंसर आप सबको दिखेगा, तो इसलिए मैं हाइड रखने के लिए इसको कर रही हूँ, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में देखेंगे। बर्नी पर्पस ऑफ राइटिंग तारीख फिरोज शाही वॉज टू। अब मेन बात आती है कि बर्नी ने तारीख फिरोज शाही किताब लिखी तो उसका क्या उद्देश्य रहा होगा। पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट शरीयत, यानी कि शरीयत की रक्षा के लिए उन्होंने ये किताब लिखी थी। प्लीज़ मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशंसा के लिए लिखी थी, या प्लीज़ फिरोज शाह तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा के लिए लिखी थी, या फिर हाईलाइट द इवेंट्स ड्यूरिंग इल्तुतमिश सिकंदर लोधी पीरियड, या फिर उन्होंने इस बुक के अंदर इल्तुतमिश सिकंदर लोधी के पीरियड के इवेंट्स को हाईलाइट किया था। तो जल्दी से बताओ कि तारीख फिरोज शाही जो बर्नी ने किताब लिखी है उसका उद्देश्य क्या रहा। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट कि तारीख फिरोज शाही का इन्होंने जो राइटिंग यहाँ लिखी थी उसका उद्देश्य था कि वो फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा के लिए उन्होंने इस किताब को लिखा था। इस पूरे बुक में अगर आप देखोगे तो इस पूरी बुक में उन्होंने फिरोज शाह तुगलक की क्या की हुई है, प्रशंसा की हुई है, ठीक है।
अब बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैम आपने इंग्लिश में गलत लिखा है, क्योंकि प्लीज़ को प्रशंसा नहीं कहते हैं, आप प्लीज़ जो है वो कृपया कर, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे। बट नहीं, बिल्कुल मैंने इसको करेक्ट लिखा है। ठीक है, इंग्लिश में यही वर्ड आएगा आपके एग्जाम में कि प्लीज़ फिरोज शाह तुगलक जो है इसकी प्रशंसा के लिए बर्नी ने ताजी के फिरोज शाही लिखी थी। तो चलिए आइए अब इसको भी समझते हैं कि इसके पीछे का क्या रहस्य था। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बर्नी जी हैं, तो बर्नी साहब को आप यहाँ देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि बर्नी का जो राइटिंग था, पर्पस था तारीख फिरोज शाही लिखने का, उनका उद्देश्य क्या था। द पर्पस ऑफ राइटिंग वॉज टू प्लीज फिरोज शाह तुगलक एज एवरी अदर सेंटेंस शोवर प्रेज ऑन द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनका उद्देश्य क्या था कि फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। ठीक है, तो बर्नी जो है फिरोज शाह तुगलक को खुश करना चाहते थे, क्योंकि वे हर दूसरे वाक्य में क्या लिखते थे, दुनिया के वो स्वामी हैं, युग और समय के सुल्तान, दान की खान और अच्छे कर्मों के स्रोत की प्रशंसा होती है। और इसी तरह पर ये पूर्ण प्रशंसा दूसरों में किसी को भी नहीं दी गई। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी बातें फिरोज शाह तुगलक के बारे में कही है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि बर्नी ने तारीख फिरोज शाही जो है वो किस पर्पस से लिए इसको लिखी थी। तो वो फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा के लिए, उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी थी। क्योंकि स्टूडेंट आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी बुक लिखी जा रही है, ठीक है, कोई भी बुक लिखी जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, या फिर हर एक बुक में कुछ ना कुछ हमें मालूम पड़ता ही पड़ता है। तो ये अगर आप देखोगे तो अभी जो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ ये मेडिएवल हिस्ट्री के सोर्सेज है। जैसे कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में सोर्सेज पढ़े हैं ना, तो ऐसे ही मेडिएवल हिस्ट्री के सोर्सेज है। तो जिस तरीके से हमें बुक के बारे में पता चलता है। आई होप आप सबको ये चीज़ें अब यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबके आंसर स्टूडेंट दिख रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सिर्फ यहीं तक दिखा सकती हूँ, लेकिन उसके आगे मैं आपको फिर क्लियर करूंगी। आगे भी अगर हम बात करेंगे बर्नी से रिलेटेड है। आज मैं आपको ये टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये लगातार क्वेश्चन रखे हुए हैं। आपको यहाँ बताने हैं कि ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बर्नी का यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है, इनमें से कौन सा है। बर्नी द्वारा त्रिकोणीय संबंध के तत्व कौन से हैं वो आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला है डेस्पोटिक मोनार्की, एस्टैब्लिश्ड नोबेलिटी, अपस्टार्ट फ्रॉम द नॉन एस्ट्रोक्रेटिक क्लासेस, इट मीन्स निरंकुश राजशाही, स्थापित कुलीनता, गैर कानूनी वर्गों से ऊपर की ओर। सेकंड पॉइंट कह रहा है डेस्पोटिक मोनार्की, न्यू नोबेलिटी, अपस्टार्ट फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेटिक क्लासिक, या फिर थर्ड ऑप्शन देखोगे कि डेस्पोटिक मोनार्की, एस्टैब्लिश्ड नोबेलिटी, पीपल फ्रॉम एरिस्टोक्रेसीज। तो आप लोगों ने देखा ऐसी 4 ऑप्शन देखेंगे, डेस्पोटिक, मनी, न्यू नोबेलिटी, ग्रुप फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेसीज। तो आप लोगों ने देखा कि आपको यहाँ बताना है कि बर्नी ने ट्रायंगुलर शेप में, यहाँ पे ट्रायंगुलर में यहाँ पे क्या बताए हैं, संबंध बताए, उसमें से उनके जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखेंगे तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डेस्पोटिक मोनार्की, स्टैब्लिशमेंट नोबेलिटी, अपस्टार्ट फ्रॉम द नॉन एरिस्टोक्रेसीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स निरकुंश राजशाही, स्थापित कुलीनता, गैर कुलीन वर्गों की ऊपर की ओर। तो चलिए इसको समझते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो अगर मैं बात करूंगी कि इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो अब आप लोग देखोगे कि मैंने आपको बोला कि बर्नी ने जिनके हमें बर्नी के त्रिकोणीय संबंध के तत्व हैं। पहला अगर आप देखोगे तो वो है डेस्पोटिक मोनार्की, इट मीन्स निरकुंश राजशाही। दूसरा इन्होंने बोला था इस्टेब्लिश्ड नोबेलिटी, ठीक है। और तीसरा अगर आप देखोगे तो उन्होंने नॉन एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस के जो लेट थे उनको अपस्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो ये 3 एलिमेंट आपको याद रखने हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बर्नी का है, तो ये कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर होने वाला है। आपसे यहाँ पूछा गया है कि बर्नी राइटिंग स्टाइल
इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है कि बर्नी की लेखन शैली के बारे में इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही बोला गया है। आपके ऑप्शंस हैं बर्नी हैज रिटन डायनेमिक हिस्ट्री, बर्नी ने जो वंशवाद इतिहास लिखा था, या फिर बर्नी इज एक्यूरेट इन प्रोवाइडिंग डेट ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, बर्नी राजनीतिक घटनाओं की तिथियां प्रदान में सटीक है, या फिर बर्नी अकाउंट एंड एट मोहम्मद बिन तुगलक रीजन, कि बर्नी का जो वृतांत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में समाप्त हो चुका था, या फिर बर्नी बिलीव्ड इन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। इट मीन्स कि बर्नी जो है वो सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहासों के आलोचनात्मक विश्लेषण में विश्वास करता था। तो स्टूडेंट, मैं जब तक यहाँ पे क्वेश्चन रीड करती हूँ तो आपको भी कमेंट करके मुझे आंसर बताना है, ताकि आप देख पाओ कि आपको कितने स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस के आंसर पता है, और जिन्हें नहीं पता वो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग कभी भी इस क्वेश्चंस को गलत नहीं करने वाले। तो बर्नी का राइटिंग स्टाइल अगर हम बात करेंगे तो इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि बर्नी का जो लेखन शैली है वो बिलीव करता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखोगे तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है यहाँ पे, कि बर्नी सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के आलोचनात्मक विश्लेषण में विश्वास करते थे। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के यहाँ पे गलत है। बर्नी राइटिंग स्टाइल यहाँ पूछ रहा है। अभी तक मैं आपको 3 क्वेश्चन करा चुकी हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने इसको लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इसको आपको डिटेल में यहाँ पे करा रही हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सबके, ऑप्शन नंबर 4। आइए चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया कि बर्नी आप लोग देख रहे हैं, तो ये बर्नी है। बर्नी अप्लाइज टू इवेंट अ डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ हिज ओन। इसका मतलब है जो बर्नी है वो घटनाओं पर अपना एक अलग ही ऐतिहासिक सिद्धांत लागू करता है। इट मीन्स कि बर्नी जो भी यहाँ पे हिस्टोरिकल थ्योरी आप लोग देखोगे वो अपनी खुद की कोई अलग ही लागू करता है। जो भी ऐतिहासिक सिद्धांत होते हैं उनकी लेखन शैली क्या है, विशिष्ट है। उनकी जो राइटिंग स्टाइल देखोगे वो डिस्टिंक्ट है। रेड वाला इंपॉर्टेंट है, वो बिलीव करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के आलोचनात्मक विश्लेषण में वो विश्वास किया जाता है। उनका कहना है कि जो उन्होंने तारीख़ फिरोजशाही लिखी है, ठीक है, तारीख़ फिरोजशाही की जो प्रस्तावना उन्होंने प्रेजेंट किया है उसमें फ्लोरिड कौन सी लैंग्वेज याद रखना, फ्लोरिड भाषा उन्होंने प्रस्तुत करती है। लेकिन पुस्तक के शेष भाग अगर देखोगे, एक समय की अगर आप बुक देखोगे तो तारीख़ फिरोजशाही अगर आप बुक देखोगे तो उसमें फ्लोरिड लैंग्वेज है। लेकिन बाकी के जो पोर्शन आप बुक में देखोगे तो हमें उससे क्या पता चलता है कि वो बहुत ही सिंपल, क्लियर और ल्यूसिड स्टाइल में देखने को मिलती है। इट मीन्स कि वो बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तक में सारी बातें कही भी हैं। अब बाकी फ्लोरिड लैंग्वेज हमें देखने को मिलता है और वो विश्वास करते हैं कि जो भी हमारे आसपास के सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक इतिहास के बारे में वो उस पर विश्वास करते हैं। यही सारी बातें फिर उन्होंने यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये सारी चीज़ें भी पूछी जाएंगी तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आपसे अभी एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है तो वो रेड वाला, हाईलाइट वाला आपके एग्जाम में आ चुका है। आपसे आने वाले एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी लैंग्वेज में थी, क्या वो टफ थी, अनक्लियर थी। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे ही घुमाए जाते हैं और आपने पढ़ा होता है लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कोशिश कर रही हूँ मैं आपको डिटेल में बता सकूँ कि एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, चाहे वन वर्ड है, आप उसको ईजिली से कर पाएँ। आई होप आज की क्लास देखने के बाद आप तारीख़ फिरोजशाही नहीं भूलने वाले और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आप उसके ईजिली से अटैम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया? अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए तो जल्दी से एक बार लिख दो कि यहाँ तक आप लोगों अभी तक कितने क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट किए और अभी तक की सारी चीज़ें आप सबको समझ में आई या नहीं। और अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप सब एक बार जल्दी से सब लोग लाइक शेयर कर दो, जितना ज़्यादा शेयर कर सको। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं जितने भी वीडियोस आपके लिए इतनी मेहनत करके बनाती हूँ ताकि मैं कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँ ताकि आपके एग्जाम में आप सबको मदद मिले। तो उसके लिए आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन रीड करूँ। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, बस बर्नी के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ में कोई आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड कर दिया है मैंने, लेकिन आपको मेरे क्वेश्चन रीड करने तक क्या करना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताने हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है व्हाट डज द टर्म मामलूक सिग्निफाइज। आप लोगों ने मामलूक शब्द का यहाँ पे अर्थ पूछा गया है। आपके ऑप्शंस हैं स्लेव बोर्न टू द फ्री पेरेंट्स, यहाँ पे जो गुलाम मुक्त हो जाते हैं माता पिता के जो लिए पैदा हुए थे, या फिर स्लेवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन, या फिर उत्पादन की गुलामी मोड हमें देखने को मिलती है। स्लेव बोर्न फ्रॉम द स्लेव पेरेंट, जो स्लेव जो है जो गुलाम है वो स्लेव पेरेंट्स में ही वो पैदा हुए, या फिर ये सारे के सारे। तो स्टूडेंट पहली बात तो आपको मामलूक का मतलब आप सब समझ गए होंगे। हमारे जो दिल्ली सल्तनत का जो पहला टॉपिक है जो है स्लेव डायनेस्टी, जिसको आप लोग मामलूक डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और तीसरा नाम भी है इसका, वो है इल्बरी। आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें पढ़ रखी होंगी। दिल्ली सल्तनत की जो पहली डायनेस्टी है वो है स्लेव डायनेस्टी, मामलूक डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी। तो ये 3 डायनेस्टी है जिसमें से आपसे पूछा गया है कि जो मामलूक है उसका क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है। आई होप कुछ स्टूडेंट को मे भी इसका आंसर पता लगा हो, लेकिन मैक्सिमम को इस बारे में नहीं पता होगा। लेकिन यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये बात तो सभी जानते हैं भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मामलूक डायनेस्टी जो है वो किस डायनेस्टी या किस सल्तनत, कौन सा सल्तनत इसमें आता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें कौन आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं जो हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं वो कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये बात मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है मैं नेट लेवल तक की तैयारी करा रही हूँ, यूपीएससी लेवल तक की तैयारी करा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा कि आपको बताना है कि मामलूक जो वर्ड है इसका यहाँ पे क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मामलूक का यहाँ पे मतलब है जो गुलाम मुक्त है, माता पिता के लिए पैदा हुआ, जो स्लेव बॉर्न हुए थे, ठीक है, वो क्या हो गए, अब वो फ्री होंगे। यहाँ पर क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं अब आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। उसके लिए आपको आगे देखना पड़ेगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कॉन्सेप्ट आप सबको आज की वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इल्बरी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की हमारी ये पहली डायनेस्टी जो हमें देखने को मिलती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या है, फाउंडर है, संस्थापक है, ठीक है। और ये किसने दिया था, मोहम्मद गौरी ने। ये याद रखना कि मोहम्मद गौरी जो है, मोहम्मद गौरी का स्लेव था, ठीक है। मोहम्मद गौरी का स्लेव कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसी के ट्रस्ट पे उन्होंने क्या करा, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सब कुछ दे दिया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, दिल्ली लेने के बाद जब उन्हें दिल्ली मिल गई, ठीक है, दिल्ली और अजमेर, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, तो उन्होंने क्या करा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ये डायनेस्टी को फाउंड उसके किया, स्लेव डायनेस्टी बनाई उन्होंने। तो ये हमें सबसे पहली डायनेस्टी इल्बरी डायनेस्टी जो है ये देखने को मिलती है। अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। द इल्बरी डायनेस्टी को हम क्या क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया, स्लेव डायनेस्टी, अर्ली तुर्क डायनेस्टी, मामलूक डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी। आपको ये सारे नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इल्बरी वंश के दास शुरुआती तुर्क, मामलूक और इल्बरी भी कहा जाता है, क्योंकि इस वंश में कितने 9 शासक में से केवल 3, कितने 9 रूलर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 3, कौन कौन से, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, उनके दौरान गुलाम थे। कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश थे और बलबन, ये स्लेव थे उस टाइम पर। और इसलिए इस टर्म को क्या बोला गया, मामलूक शब्द का अर्थ यहाँ क्या दिया गया है, स्वतंत्र माता पिता से पैदा हुए दास को क्या बोला जाता है, मामलूक। तो मामलूक को यहाँ पे यही दर्शाया गया है, अ स्लेव बॉर्न ऑफ फ्री पीजेंट। क्लियर हो गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए आगे कि मामलूक का मतलब क्या है, कि स्वतंत्र माता पिता से जो पैदा हुए दास हैं उसे बोला जाता है मामलूक, ठीक है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट अगर या हो तो अगर नहीं समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। ओके स्टूडेंट। तो अगर हम बात करेंगे आगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं। पहला हमें इल्बरी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और मामलूक डायनेस्टी। तो आपको अगर मैं एक क्वेश्चन करूं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट नेम कौन सा है, कौन सा सफिशिएंट है, कौन सा होना चाहिए, तो ये अगर मैं आपसे पूछूं तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन तीनों में से इस डायनेस्टी का नाम क्या सही था।
और कौन सा सफिशिएंट है और करेक्ट है कि हाँ ये राइट है। बाकी रखा तो ये सारे नाम ही गए थे, लेकिन जो एक है, जो सही है, जो परफेक्ट है, जो सूट कर रहा था, वो कौन सा है, आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी में से इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा माना जाता है और क्यों। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं अगर बात करूँगी तो सबसे पहले इस डायनेस्टी का नाम रखा गया था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी जो है, इसको क्या हुआ, जो पहले के जो सबसे स्टार्टिंग के जो अर्ली हिस्टोरियंस थे, जो पहले के इतिहासकार थे, इन्हीं ने इसको क्या कहा था, स्लेव डायनेस्टी कहा था। क्योंकि इस वंश में जो जितने भी शासक, हमें जो कुछ शासक देखने को मिलते हैं, वो क्या थे, वो स्लेव रह चुके थे। जैसे कि मैंने अभी आपको क्या बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, ठीक है। तो इसी वजह से तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर हमें देखने को मिला इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जो शासक थे, कुछ जो रूलर थे, वो क्या थे, गुलाम रह चुके थे। इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रख दिया गया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये नाम जो है वो क्या है, उपयुक्त नहीं माना जाता, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी अगर मैं बात करूँगी तो वो है हमारा मामलुक डायनेस्टी, ठीक है। तो मामलुक डायनेस्टी मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये नाम भी अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ये नाम भी उपयुक्त नहीं माना जाता। मतलब इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया कि ये ऐसे दास होते हैं जिनके जो माता पिता होते हैं या तो वो पूरे तरीके से स्वतंत्र होते हैं, या तो फिर ऐसे दास होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सैनिक कार्य किए हों, जो कि सोल्जर वर्क कर रहा हो, ठीक है। तो उसमें अगर ये लगाए जाते हैं तो ये क्या उन्हें बोला गया, इसलिए इस डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी नाम दिया गया था। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये नाम भी उपयुक्त नहीं माना जाता है। नाउ स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इल्बरी डायनेस्टी की। तो इल्बरी डायनेस्टी जिसका नाम रखा गया, तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त नाम माना जाता है इस डायनेस्टी का, वो इल्बरी डायनेस्टी ही माना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ करके इस वंश के जितने भी शासक थे वो सब के सब इल्बरी जाति के थे, इट मीन्स तुर्क के थे, ठीक है। समझ में आया। इस डायनेस्टी को इल्बरी डायनेस्टी ही माना जाता है, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ऐसा इसीलिए सिर्फ कुतुबुद्दीन को छोड़ करके बाकी जितने भी रूलर थे इसमें, वो सब के सब क्या थे, इल्बरी जाति के थे, तुर्क डायनेस्टी के थे, ठीक है, टर्किश थे। इसीलिए हमें अगर देखेंगे कि मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी और इल्बरी डायनेस्टी में जो सबसे सफिशिएंट माना जाता है वो माना जाता है इल्बरी डायनेस्टी को। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो आप सब ये बात जानते हैं कि सबसे पहले जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया था 1206 से लेकर के 1210 तक, ठीक है, 4 साल इन्होंने यहाँ पे रूल किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह है, जो कि कुछ टाइम तक ही इन्होंने राज किया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं वो है इल्तुतमिश, ठीक है। इल्तुतमिश का रोल सबसे ज़्यादा रहा और इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइम तक राज किया था, 1210 से लेकर के 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद उनकी बेटी ने किया था रजिया सुल्तान ने, ठीक है। रजिया सुल्तान ने राज किया था 1236 से लेकर के 1240 तक, 4 साल तक वो राजगद्दी पर बैठी रही। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर माने जाते हैं वो है बलबन, ठीक है। लास्ट टाइम मानेंगे बलबन। इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ना होता है, जिन्होंने 1266 से लेकर के 87 तक रूल किया था। तो ये सारे रूलर जो हैं ये सब के सब इल्बरी डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिनको आपको इसके अंदर डिटेल में पढ़ना है। तो स्टूडेंट अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि इस डायनेस्टी का नाम अगर आपको लेना है तो वो क्या होगा, इल्बरी डायनेस्टी। क्यों थे, इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के सिर्फ इस वंश के जितने भी शासक थे जो मैंने आपको नाम बताए, चाहे तुतमिश हो, रजिया सुल्तान हो, बलबन हो, ये सब के सर जो है किसके थे, इल्बरी जाति से बिलोंग करते थे, जो कि तुर्क से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर समझ में आ गया और मैंने आपको इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, पॉइंट थे, वो सब कुछ बता दिया। और ये आप सभी जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, इस डायनेस्टी के फाउंडर हैं, यानी कि संस्थापक रहे हैं,
ठीक है, जिन्होंने स्लेव डायनेस्टी को फाउंड किया था। और स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड अगर आप देखोगे पूरा टोटली तो 1206 से लेकर के 1290 तक का रहा है। क्लियर हो गया? आई होप आप सबको अब ये पॉइंट क्लियर हो गया और आप सब अब इसको गलत नहीं करेंगे और यहाँ से कुछ क्वेश्चन है तो आप इजीली से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी से जल्दी एक बार लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली वर प्राइमरी डीलिंग विद कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बताना है इनमें से कौन सा साहित्य कार्य है जो प्रमुख रूप से ऐबक से संबंधित है। वैसे आपको आंसर यहाँ दिख रहा है, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बताती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे ऐसा कौन सा साहित्यकार है जो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। ऑप्शंस में दिया था खज़ेनुल फुतहा, तहकीक हिंद, हसन निज़ामी के तासुर मासी या फिर तुर्के चहगनी। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सबको दिख गया, क्योंकि जो हसन निज़ामी के तासुर मासिर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से डील करता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं तुर्के चहलगानी है, ये किससे रिलेटेड है? ये है इल्तुतमिश से रिलेटेड। ठीक है, ये है इल्तुतमिश से रिलेटेड। तहकीक हिंद, ये आप जानते हैं अलबरूनी की ये किताब है। ठीक है, और जो पहली बुक है खज़ेन उल फुतहा, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं देखना चाहूँगी इसका आंसर कितने स्टूडेंट को पता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप मुझे बताएंगे खज़ेन उल फुतहा जो है वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। बाकी के तीन मैंने आपको बता दी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हसन निज़ामी के तासुर मासिर, जो कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। आइए चलिए इसको भी समझते हैं कि इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हसन निज़ामी एक फारसी भाषा के कवि थे। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज में, याद रखना पर्शियन लैंग्वेज के ये पोएट थे और इतिहासकार थे, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का पहला, अगर इतिहास देखोगे आधारिक इतिहास, क्या नाम क्या है, ताजुर मासिर लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा आप सबके कि दिल्ली सल्तनत का पहली आधिकारिक इतिहास जो है वो कौन सा लिखा गया था, तो वो था आपका ताजुल मासिर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है आपका कि दिल्ली सल्तनत का पहला ऑफिशियल हिस्ट्री जो है वो लिखा गया वो था ताजुल मासिर, पर्शियन लैंग्वेज में। लैंग्वेज भी याद होनी चाहिए आप सबको। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, ताकि आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और इन सब के नोट्स अच्छे से बना लेना। मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी ताकि आपको मैं हर एक चीज़ डिटेल में करा सकूं। ठीक है, तो ताजुल मासिर याद रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला ऑफिशियल हिस्ट्री जो है दिल्ली सल्तनत में ये लिखा गया था। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में? फारसी भाषा में। और ये बात भी याद रखना कि हसन निज़ामी जो है वो एक फारसी भाषा के कवि थे, पोएट थे। ठीक है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत लंबी हो रही है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने और भी क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। मैं बाकी के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इसकी वीडियो भी आपको, जो जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट में आपको सीरीज मिल जाएगी, एंशिएंट की, मेडिएवल हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे वर्ल्ड हो, मैं एक एक करके आप सबको यहाँ पे कंप्लीट करा रही हूँ। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोगों को सारी चीज़ें ईजिली से समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ और भी टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं या किस चीज़ में डाउट है, वो सब आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो सारे उस टॉपिक्स पे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज की क्वेश्चंस आप लोगों में से कितने अटैम्प्ट किए, कितने करेक्ट हुए, वो सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।